ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। हमने पिछले एपिसोड में देखा स्टेफ असल में कनाडा से आई हुई एक रेफ्यूजी थी। उसने धीरे धीरे लोगों को मैनिपुलेट किया, लोगों को मारा और आखिरकार हैंक के क्लोज आकर वॉल्ट में जगह बना ली। लेकिन जब वो वॉल्ट 32 की ओवरसियर बनी और डिक्टेटर टाइप बिहेव करने लगी, तब चेट को उस पर शक होने लगता है। चेट इन्वेस्टिगेशन करता है और स्टेफ का सच वॉल्ट के लोगों के सामने ला देता है। इससे पूरे वॉल्ट में रिवोल्ट हो जाता है और स्टेफ को अपने ऑफिस में छुपना पड़ता है, जब बाकी सब लोग बाहर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। साथ ही हैंक लूसी को अपनी फैसिलिटी का छोटा सा टूर देता है। वहाँ वो दिखाता है कि कैसे लेटेस्ट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का यूज करके लोगों को माइंड कंट्रोल स्लेव्स बनाया जा रहा है। हैंक इस चीज को प्रोग्रेस और गुड थिंग बोलकर जस्टिफाई करता है, लेकिन लूसी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। इसलिए लूसी हैंक को उसके चेम्बर में बंद कर देती है और फिर उस मेन फ्रेम तक पहुंचती है जो सभी ब्रेन वॉश लोगों को कंट्रोल करता है। वहीं पर उसे एक शॉकिंग चीज मिलती है, कांग्रेस वुमेन डियाना का सिर, जिसकी बॉडी नहीं है लेकिन वो अभी भी जिंदा और कॉन्शियस है। दूसरी तरफ नॉर्म अपने डैड और बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल्ट 31 के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उनका प्लान है नॉर्म को मार देना, क्योंकि उसने रिक्लेमेशन डे खराब कर दिया और बड को भी मार दिया। जबकि फ्री साइड में मैक्सिमस एनसीआर पावर आर्मर पहनकर डेथ क्लॉ से लड़ता है ताकि कूपर लकी 38 के अंदर जा सके। कूपर वहां कोल्ड फ्यूजन मिस्टर हाउस को दे देता है, यानी उसके कंप्यूटर वर्जन को, और फाइनली उस फैसिलिटी की लोकेशन पता करता है जहां बार्ब और जेनी को रखा गया है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डियाना के कहने पर कूपर ने कोल्ड फ्यूजन यूएसए के प्रेसिडेंट को दे दिया था, इस उम्मीद के साथ कि वो न्यूक्लियर एपोक्लिप्स को रोक देगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये देखेंगे सीजन 2 के फिनाले में। चलिए शुरू करते हैं। रॉनी वॉल्ट 31 के लोगों को ऑर्डर देता है कि नॉर्म को एक ऐसी जगह ले जाओ जहां उसे मारा जा सके। वो सिर्फ इतना ही नहीं बोलता, बल्कि इनडायरेक्टली ये भी हिंट देता है कि नॉर्म के बाद क्लॉडिया को भी मार दिया जाएगा, क्योंकि क्लॉडिया ने अपने लोगों का साथ छोड़कर नॉर्म की साइड ली थी। जब क्लॉडिया नॉर्म को बचाने की कोशिश करती है, तब रॉनी उसे काफी जोर से धक्का दे देता है। धक्के की वजह से क्लॉडिया का सिर लिफ्ट की बटन से टकरा जाता है और एलिवेटर के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन अंदर लिफ्ट का कैबिन नहीं होता, क्योंकि वो कहीं बीच में अटका हुआ है। सिर्फ खाली शाफ्ट नजर आता है। वॉल्ट 31 की एक मेंबर चेक करने जाती है और बोलती है कि अब हम सेफ हैं, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती। तभी रेड रोचेस का झुंड वॉल्ट 31 के सभी लोगों पर हमला शुरू कर देता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉनी जानबूझकर नॉर्म को अंदर आने नहीं देता। उसका प्लान है कि रेड रोचेस नॉर्म को मार दें और बाकी लोग बच जाएं। इस पूरे सीन में सिचुएशन बिल्कुल पलट जाती है। सारे वॉल्ट 31 के लोग जिस कमरे में होते हैं, रेड रोचेस वहां घुस जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। वो सबको खत्म कर देते हैं। नॉर्म बच जाता है क्योंकि वो टेबल के नीचे छुप गया था। लेकिन यहाँ हमें बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिले। हमें क्लियर नहीं होता कि रॉनी का असली प्लान क्या था। बड उनसे क्या करवाना चाहता था, या क्या उन्हें एफईवी स्प्रेड करने का काम दिया गया था? और सबसे बड़ी बात, नॉर्म के साथ इतनी वॉयलेंस क्यों? हाँ, नॉर्म ने मर्डर किया था और झूठ बोला था, लेकिन फिर भी रॉनी ने उससे बात करके उसे अपनी साइड लेने की कोशिश क्यों नहीं की? हो सकता है नॉर्म एग्री न करता, लेकिन शायद बातचीत से इतना खून खराबा अवॉइड किया जा सकता था। खैर, जब रेड रोचेस अपना पेट भर कर वापस अपने नेस्ट में सोने चले जाते हैं, तब नॉर्म लाशों से भरे कमरे में घुसता है। वो देखता है कि क्लॉडिया अभी जिंदा है। वो क्लॉडिया को एक कार्ड पर लिटाता है और वेस्टलैंड की तरफ निकल पड़ता है, शायद अपनी फैमिली को ढूंढने या फिर एफईवी का सच जानने, जिसका हिंट उसने वॉल्टेक के कंप्यूटर में देखा था। उधर द स्ट्रिप और फ्री साइड के बीच की दीवार टूट जाती है और जैसे ही डेथ क्लॉ शहर में घुसने लगते हैं, थेडेस सबको ऑर्डर देता है कि फौरन अंदर चले जाओ। मैक्सिमस राउंड 2 के लिए डेथ क्लॉ से दोबारा लड़ने उतर जाता है। शुरू में मैक्सिमस काफी हद तक अपना ग्राउंड होल्ड करता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, फ्री साइड के लोग उसकी मौत पर बेटिंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब कौन सही प्रिडिक्ट करेगा कि मैक्सिमस कैसे मारा जाएगा। ये चीज थेडेस को बहुत ज्यादा गंदी और डिस्गस्टिंग लगती है, इसलिए वो मैक्सिमस के फेवर में बेट लगाता है, क्योंकि वेस्टलैंड में मैक्सिमस ही उसका एक लौता दोस्त है। लेकिन सिर्फ चेयर करना काफी नहीं होता। मैक्सिमस पुराने ऑलमोस्ट टूटे हुए पावर आर्मर से फाइट कर रहा होता है और सामने डेथ क्लॉज सिर्फ सुपर स्ट्रॉन्ग ही नहीं, बल्कि गिनती में भी काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए थेडेस एक बिल्डिंग की छत पर भागता है, अपने पैर को स्टैंड बनाकर राइफल सेट करता है और एक डेथ क्लॉ को शूट कर देता है। इससे मैक्सिमस को थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि थेडेस के दोनों हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे,
तो वो राइफल रीलोड नहीं कर पाता। मजबूरी में मैक्सिमस को फिर से अकेले फाइट करनी पड़ती है। आखिरकार पावर आर्मर की एनर्जी खत्म हो जाती है। मैक्सिमस को आर्मर से बाहर निकलना पड़ता है। अब वो डेथ लॉस का सामना करता है बिना किसी प्रॉपर वेपन के, सिर्फ एक स्टिक और एक रोलेट व्हील के साथ। ये सीन स्पाइडरमैन 2 वाले मूवमेंट जैसा फील होता है, जब ट्रेन फाइट के बाद स्पीडी का मास्क निकल जाता है और लोगों को पता चलता है कि जो उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था वो सिर्फ एक बच्चा है। वैसे ही यहाँ एक फ्री साइडर नोटिस करता है जो वॉरियर इतनी देर से मॉन्स्टर से लड़ रहा था वो भी बस एक बच्चा ही है, मैक्सिमस। उससे इंस्पायर होकर वो बाकी लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि सब मिलकर फाइट करें, बजाय इसके कि मैक्सिमस को अकेला सैक्रिफाइस होने दें। लेकिन फ्री साइडर्स इतने ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि कोई भी आगे नहीं आता। फिर भी मैक्सिमस डिमोटिवेट नहीं होता। वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है और उसके दिमाग में उसकी पूरी जिंदगी फ्लैश होने लगती है। जब वो मौत को ऑलमोस्ट एक्सेप्ट करने ही वाला होता है तब एनसीआर फ्री साइड में एंट्री करती है, जिसे कैप्टन रॉड्रिक्स लीड कर रही है। वो मैक्सिमस से आराम करने को कहती है क्योंकि अब वो और उनकी टीम डेथ लॉस को खत्म करेंगी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। पहले लगता था कि एनसीआर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और हैंक ने सबको गुलाम बना लिया है, लेकिन अब क्लियर होता है कि हैंक सिर्फ बेचारे बिफ तक ही पहुँच पाया। पॉसिबल है कि रॉड्रिक्स ने बिफ को एनसीआर के हेडक्वार्टर्स पर छोड़ दिया हो सर्वाइवर्स ढूंढने के लिए, और तभी हैंक ने उसे पकड़ लिया हो। जब रॉड्रिक्स को इसका पता चला तो शायद वो बिफ के निशान फॉलो करते हुए फ्री साइड तक पहुंच गई। ऑनेस्टली ये थ्योरी काफी मुमकिन लगती है, अगर नहीं भी तो इसका अगले सीजन में जवाब मिलेगा। लकी 38 के अंदर हाउस कूपर को बताता है कि उसने अपना ह्यूमन बॉडी छोड़ दिया और अब वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम बन चुका है। इसका रीजन ये होता है कि वेगस को सेव करने के बाद उस पर काफी बार अटैक हुए, इसलिए सरवाइव करने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन जब हाउस अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की डिटेल्स बताने ही वाला होता है तभी कूपर उसे बीच में रोक देता है और सीधा पूछता है, अगर वो कोल्ड फ्यूजन डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या होगा। हाउस के पास 100% एक्यूरेट जवाब नहीं होता, लेकिन उसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से एक्सप्लोजन इतना ज्यादा मैसिव होगा कि सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि पास के प्लैनेट्स भी तबाह हो जाएंगे। इस तरह से कूपर टेक्निकली पूरे अर्थ और उसके नेबरिंग प्लैनेट्स को हॉस्टेज बना लेता है और हाउस को फोर्स करता है कि उसे उसकी फैमिली तक ले जाए। प्रॉब्लम ये होती है कि हाउस सिर्फ एक प्रोग्राम है, वो फिजिकली कूपर को नहीं ले जा सकता। इसलिए वो कूपर से कहता है कि पिप बॉय पहन लो ताकि वो उसे गाइड कर सके उस वॉल्ट तक जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए बना हुआ था। मजबूरी में कूपर को हाउस की बात माननी पड़ती है। मैनेजमेंट के वॉल तक जाते हुए जो लकी 38 से अंडरग्राउंड टनल के जरिए कनेक्टेड है, हाउस कूपर को बताता है कि न्यू वेगस ने नेचुरल तरीके से सरवाइव नहीं किया, ये सब प्लानिंग और मैनिपुलेशन का नतीजा है। मिस्टर हाउस ने पहले ही फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया था, न्यूक्लियर वॉर आएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी और इसलिए उसने हर चीज पहले से कंट्रोल में रखी। सिटी के डिफेंस सिस्टम, पावर सप्लाई, पॉलिटिक्स और इवन ये वॉल्ट भी। वॉल्ट लोगों के लिए पनाह लेने की जगह कम और हाउस के मास्टर प्लान का एक चेस पीस ज्यादा था। उसका गोल ह्यूमैनिटी को बचाना नहीं था बल्कि न्यू वेगस को बचाना था। हाउस मानता है कि सिविलाइजेशन तभी सरवाइव कर सकती है जब एक परफेक्टली कंट्रोल सिटी चलती रहे, इसलिए उसके लिए लोग सेकेंडरी हैं, सिस्टम प्राइमरी। अगर सिस्टम बचाने के लिए कुछ लोग सेक्रीफाइस करने पड़े तो उसे वो गलत नहीं मानता। ये रिवील कूपर को हिला देता है क्योंकि उसे समझ आता है कि वेस्टलैंड में जो भी सेफ जगह दिख रही है वो किसी न किसी पावरफुल इंसान की सेल्फ सर्विंग डिजाइन का हिस्सा है, एक्सीडेंट नहीं। लेकिन इसी प्रोसेस में हाउस को एहसास होता है कि कहीं कोई ऐसा है जो हमेशा उससे एक कदम आगे है। हाउस कहता है कि ये एहसास उसे अलास्कन फ्रंट पर डेथ क्लॉज को देखकर हुआ था। हाउस क्लियरली हिंट देता है कि उस मिस्टीरियस पावर का एक एकोलाइट इसी मैनेजमेंट वॉल्ट में है और ये डायरेक्टली हैंक की तरफ इशारा है। इस पॉइंट पर ये क्लियर हो जाता है कि हाउस इनक्लेव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और दुनिया के इतने खराब हालत का मेन रीजन भी। हाउस यहीं नहीं रुकता, वो कूपर को भी ब्लेम करता है कि उसने अनजाने में इनक्लेव के जाल में फंसकर कोल्ड फ्यूजन, पोर्टस और डियाना जैसे लोगों तक पहुंचा दिया। बातें करते करते कूपर फाइनली वॉल्टेक फैसिलिटी तक पहुंचता है। हाउस उसे बताता है कि उसकी फैमिली 7th फ्लोर के क्रायो चेम्बर्स में रखी हुई है। वहीं लूसी जब मेन फ्रेम के अंदर एंटर करती है तो जैसे ही वो डियाना के सिर के पास पहुंचती है, डियाना फौरन लूसी से भीख मांगने लगती है कि उसे फौरन मार दे। लूसी को जल्दी ही समझ आ जाता है कि डियाना काफी वक्त से टॉर्चर जैसी जिंदगी जी रही है और जब तक लूसी उसे मार नहीं देती वो चिल्लाना गिड़गिड़ाना बंद नहीं करेगी।
लूसी खुद बहुत ज्यादा झेल चुकी है और काफी लोगों को मार भी चुकी है, चाहे वो उसकी मर्जी से ना भी हो। अब वो सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने के लिए और लोगों की जान नहीं ले सकती, लेकिन क्योंकि लूसी काइंड भी है, वो डियाना की तकलीफ भरी आवाज इग्नोर नहीं कर पाती और ना ही ये पूछ पाती है कि डियाना मेन फ्रेम का हिस्सा कैसे बनी। आखिरकार लूसी एक ही वार में डियाना को उसकी तकलीफों से आजाद कर देती है। जैसे ही डियाना मारी जाती है, उस रूम की सारी मशीन्स एकदम से बंद हो जाती हैं, जैसे किसी ने सिस्टम का प्लग खींच लिया हो। उसने जो अभी किया है उसे समझने और प्रोसेस करने के लिए लूसी वॉल्टेक फैसिलिटी के सबसे अंदर के चेंबर की तरफ जाती है, लेकिन तभी वहाँ हैंक आ जाता है, जो अपेरेंटली अपने कफ से खुद को छुड़ा चुका है। वो लूसी को ढूंढ लेता है। वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का पर्पस एक्सप्लेन करना चाहता है। हैंक के अकॉर्डिंग हाउस का प्लान था इंसानों को रोबोटिक स्लेव्स में बदलना, जबकि हैंक ने सोचा कि इन रोबोटिक ह्यूमन में थोड़ी पर्सनैलिटी ऐड होनी चाहिए। इसीलिए उसने डियाना के सिर को नेटवर्क से जोड़ दिया और इसी वजह से सारे रोबोट्स में थोड़ी ह्यूमन लाइक प्लीजिंग पर्सनैलिटी आ गई। लेकिन एक बड़ी मिस्ट्री रह जाती है, एक जिंदा सांस लेती कांग्रेस वुमेन कैसे इस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बिहेवियरल यूनिट बन गई। ये हमें कभी प्रॉपर्ली दिखाया ही नहीं जाता। डियाना के लास्ट मोमेंट देखकर लगता है कि शायद उसे जबरदस्ती इस प्रोग्राम में डाल दिया गया था, लेकिन अगर हम ये भी याद करें कि मैनकाइंड के डिस्ट्रक्शन में डियाना का रोल काफी बड़ा था, क्योंकि उसी ने कूपर को कन्विंस किया था कि कोल्ड फ्यूजन पोर्टस को दे दे, तो ये भी पॉसिबल है कि शुरू में डियाना ने खुद ही इस जॉब के लिए वॉलंटियर किया हो, लेकिन जब साल डिकेड से सेंचुरीज में बदल गए, हो सकता है डियाना को अपने फैसलों पर पछतावा होने लगा हो, पर तब तक वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा। अब वापस आते हैं बाप बेटी की बातचीत पर। लूसी सीधा हैंक से पूछती है कि उसका एंड गेम क्या है। हैंक क्लियरली कहता है कि वो लोगों की गर्दन में अपना मिनी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस घुसा कर पीस लाना चाहता है। हैंक का लॉजिक ये है, सब लोग अगर एक हाइव माइंड से कनेक्टेड हो जाएं, इंडिविजुअल पर्सनालिटी धीरे धीरे खत्म हो जाए और लोग एक सेंटिएंट ब्लॉब जैसी एग्जिस्टेंस में न जिए, तो कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं रहेगा, और जब कन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा तो वॉर्स भी नहीं होंगी, और वॉर्स नहीं होंगी तो ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करेगी। ये थ्योरी फासिस्ट और उनके सपोर्टर्स को शायद ब्रिलियंट लगे, लेकिन लूसी जैसे सेन और मॉरली स्ट्रॉन्ग इंसान के लिए ये बिल्कुल ही बकवास है। इसलिए लूसी सीधा मना कर देती है और हैंक के किसी भी स्लेव को अपनी गर्दन में वो डिवाइस इंसर्ट नहीं करने देती। लेकिन हैंक के लीजनरी गुलाम के आगे लूसी कमजोर पड़ जाती है। वो भारी बॉडी वाला बंदा लूसी को बड़ी ही आसानी से काबू कर लेता है, ताकि हैंक उसकी गर्दन में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस डाल सके। लकीली वक्त पर कूपर आ जाता है। वो लीजनरी को मार देता है और फिर हैंक के पैर में एक गोली मारता है, बिल्कुल तभी जब हैंक अपनी ही बेटी को स्लेव बनाने वाला होता है। कूपर बोलता है कि वो हैंक को बहुत पहले ही मार देना चाहता था, जो कुछ भी उसने किया, लेकिन वो फैसला लूसी पर छोड़ देता है और अपनी फैमिली को ढूंढने निकल पड़ता है। इसके बाद लूसी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस जो उसके लिए बना था अपने डैड के गले पर लगा देती है और रिमोट कंट्रोल हाथ में पकड़कर हैंक को लकी 38 के जरिए वॉल्टेक फैसिलिटी से बाहर ले आती है। लेकिन लूसी ने हैंक को अपना गुलाम नहीं बनाया। उसे अभी भी लगता है कि हैंक के अंदर कहीं न कहीं थोड़ी सी अच्छाई बाकी है, जो शायद उसे सुधरने पर मजबूर करे और वो फिर से एक लविंग डैड बन सके। बाहर निकलते हुए दोनों पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, जो कुछ भी वो खो चुके हैं और जो फ्यूचर में पाना चाहते हैं। हैंक स्टेफ का भी जिक्र करता है, लेकिन लूसी को क्लियरली उस रिश्ते के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए वो उस टॉपिक पर सवाल नहीं करती। इससे पहले कि लूसी सब क्लूज जोड़ पाए, हैंक लीजन का नाम ले आता है और कहता है कि वो न्यू वेगस पर कब्जा करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग उन्हें रोकने का एक ही तरीका है, इंस्लेव्ड ह्यूमन रोबोट का यूज। लूसी को वॉर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का असली मकसद जानना चाहती है। लूसी क्लियरली कह देती है कि जब हैंक सच बोल देगा तब वो उसकी यादें मिटा देगी, पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि हैंक ने पूरी जिंदगी उससे झूठ बोला है। आखिर में हैंक थोड़ा सा सच बताता है जो हमारे लिए अनक्लियर है। वो कहता है कि सरफेस वर्ल्ड एक एक्सपेरिमेंट था जो वर्ल्ड के लोगों को सर्व करने के लिए डिजाइन किया गया था और उसके सबसे बेस्ट R&D प्रोडक्ट्स अभी वेस्टलैंड में घूम रहे हैं बिना किसी को पता चले। लूसी जब तक हैंक से और इन्फो निकाल पाती, उससे पहले ही हैंक खुद ही ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक्टिवेट कर लेता है और अपने आप को ही ब्रेन वॉश कर लेता है। हाँ, अपेरेंटली 2 रिमोट्स होते हैं, एक वो जो हैंक हमेशा सामने रखता था और एक बैकअप रिमोट जो उसने इमरजेंसी के लिए पॉकेट में छुपा कर रखा था। पहले तो लूसी को लगता है कि शायद उसका डैड अब सुधर गया है और नॉर्मल हो गया है,
लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि बेसिक रिएक्शंस के अलावा हैंक रहा ही नहीं। ये भी हो सकता है कि ये सब एक एक्ट हो लूसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और हैंक अब एक बिल्कुल अलग टाइप का मॉन्स्टर बनने वाला हो। फिलहाल के लिए इतना मानना सेफ है कि जिस हैंक को हम जानते थे वो अब खत्म हो चुका है। लूसी ये सब प्रोसेस कर ही रही होती है और मैक्सिमस आ जाता है। दोनों मिलकर हाउस के कंट्रोल चेंबर तक जाते हैं और लीजन के खिलाफ वॉर की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसका लीडर है नया सीजर, जो पहले लेगेटा लेगेट हुआ करता था। लूसी को एक चीज का पछतावा है। वो सोचती है कि अगर उसने हैंक को उसका काम करने दिया होता तो ये सब रोका जा सकता था, लेकिन अब लूसी को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस फैसले का नतीजा ये है कि आगे बहुत ज्यादा खून खराबा होने वाला है। अच्छी बात यह है कि मैक्सिमस और लूसी के साथ एनसीआर खड़ी है। फ्री साइड के लिबरेटेड लोग भी उसके साथ हैं, और ऊपर से हाउस के डेडली प्लान्स जो कोल्ड फ्यूजन से पावर्ड हैं वो भी गेम में आ चुके हैं। अगर ये सब एक साथ हो जाते हैं तो लीजन का एक ही सेकंड में सफाया हो सकता है, बिल्कुल फॉल आउट न्यू वेगस के एंडिंग जैसा। लेकिन सवाल ये है, क्या लूसी इस लेवल के डिस्ट्रक्शन के साथ कंफर्टेबल होगी? इसका जवाब हमें नेक्स्ट सीजन में मिलेगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कूपर और बार्ब सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने वॉल्टेक और रॉबको को उनके ही गेम में हरा दिया है, कोल्ड फ्यूजन पोर्टस को देकर। बार्ब बोलती है कि एलए छोड़कर बेकर्सफील्ड शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन कूपर कोलोराडो जाने का सजेशन देता है। तभी इनकी बात हैंक और स्टेफ इंटरप्ट कर देते हैं। लगता है कि पिछले सिर्फ 12 घंटों में ही हैंक और स्टेफ एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। हैंक उम्मीद करता है कि बड स्टेफ के लिए कोई जॉब निकाल दे ताकि वो दोनों प्रोफेशनल और पर्सनल पार्टनर्स बन सकें। बार्ब कैजुअली एश्योर कर देती है कि वॉल्टेक एक एक्स हाउसमेट के लिए भी जगह निकाल ही लेगा। इसके बाद दोनों कपल्स अलग हो जाते हैं। जब बार्ब और कूपर वापस एलए जाने के लिए एयरपोर्ट में अपने प्लेन की तरफ जा रहे होते हैं, तब वो नोटिस करते हैं कि एयरपोर्ट के सारे पे फोन्स एक साथ क्रीपी तरीके से बज रहे हैं। कूपर एक फोन उठाता है और उधर से हाउस की आवाज आती है जो उसे वार्निंग देता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तब कूपर को समझ आ जाता है कि पोर्टस असल में इनक्लेव का एजेंट है और उसने कूपर को धोखा दिया है। पोर्टस ने ऑर्डर दिया होता है कि जिसने हैंक से कोल्ड फ्यूजन चुराया है उसे अरेस्ट किया जाए। कूपर जानबूझकर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, सिर्फ इसलिए ताकि बार्ब और जेनी वॉल्टेक या इनक्लेव की गुड बुक्स में सेफ रहें। सीक्रेट सर्विस कूपर को अरेस्ट कर लेती है। प्रेजेंट डे में वॉल 32 के अंदर जैसे जैसे लोग और ज्यादा भड़क रहे हैं, स्टेफ हैंक का कीपसेक बॉक्स खोलती है, पिप बॉय पहनती है, वो खुद को हैंक मैक्लेन की वाइफ इंट्रोड्यूस करती है और जो भी सुन रहा होता है उससे कहती है फेज 2 इनिशिएट करो। यहीं से क्लियर हो जाता है कि स्टेफ सिर्फ एक सर्वाइवर या अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, बल्कि किसी बड़े ऑलरेडी प्लान्ड एजेंडा का हिस्सा है और अब गेम नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। यहीं पर एपिसोड कट होता है इनक्लेव के रिसर्च फैसिलिटी पर, जो कोलोराडो के पहाड़ों में लोकेटेड है। वहाँ स्टेफ, हैंक और नॉम के ऑडियो क्लिप सुनाए जाते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि इनक्लेव इन सब की बातें काफी वक्त से सुन रही थी। मतलब वो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर टैब्ड है। जो भी बोल रहा है इनक्लेव सुन रहा है। अब फेज 2 का मतलब डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं होता, लेकिन स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है कि इसका कनेक्शन या तो FEV से है या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से। पॉसिबल है कि वॉल्ट के लोग या तो मॉन्स्टर्स में बदल दिए जाएं या फिर उन्हें पूरी तरह से गुलाम बना दिया जाए। अब वापस आते हैं कोलोराडो एंगल पर। जब हाउस बार्ब और जेनी के क्रायो चेम्बर्स खोलता है तो कूपर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो दोनों चेम्बर्स खाली हैं। अंदर सिर्फ कोलोराडो से आया हुआ एक पोस्ट कार्ड होता है। ये देखकर कूपर को बार्ब के साथ अपनी लास्ट कॉन्वर्सेशन याद आ जाती है। वो हाउस का पिप बॉय वहीं छोड़ देता है और डॉग मीट के साथ कोलोराडो के लिए निकल पड़ता है। अब अगर इनक्लेव की रिसर्च फैसिलिटी कोलोराडो में है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बार्ब और जेनी न्यूक्लियर एपोक्लिप्स के बाद सरवाइव करने के लिए इनक्लेव के साथ रह गई हों। लेकिन यहीं पर एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है। फॉलआउट सीजन 1 के ओपनिंग में हमने देखा था कि कूपर और जेनी ब्लास्ट के वक्त घोड़े पर भाग रहे थे, तो फिर ये सब कैसे मैच करता है? हो सकता है कूपर अरेस्ट होने के बाद बार्ब और जेनी से दोबारा मिला ही ना हो। अगर मिला भी तो शायद उसे इनक्लेव के रिसर्च कॉलोनी के बारे में कभी पता ही नहीं चला। उसे सिर्फ लकी 38 का आइडिया था और मैनेजमेंट वर्ल्ड का एक हल्का सा हिंट। जो भी हो, अब कूपर को पक्का पता है कि उसकी फैमिली कोलोराडो में है और ये बात उसे फिर से जिंदा कर देती है। अब वो अपनी वाइफ और बच्चे से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनक्लेव म्यूटेंट्स या घुल टाइप लोगों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती, इसलिए कूपर के लिए ये सफर काफी खतरनाक होने वाला है।
पॉसिबल है कि इनक्लेव उसे मारने के लिए अपनी हाई टेक मशीन्स या एक्सपेरिमेंट्स यूज करें। और सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी भी वही है, बार्ब और जेनी इनक्लेव के मेहमान हैं या फिर उनके कैदी। इसका जवाब शायद हमें अगले सीजन में मिले, लेकिन एक बात क्लियर है, कोलोराडो अब फॉलआउट का नेक्स्ट बिग बैटल ग्राउंड बनने वाला है। फॉलआउट सीजन 2 एपिसोड 8 के आखिर में हमें एरिया 51 ले जाया जाता है, जहां ब्रदरहुड ऑफ स्टील की सिविल वॉर अभी भी फुल ऑन मोड में है। डेन क्विंटिस के चेंबर में पहुंचता है और उसके हाथ में एक ब्लूप्रिंट है, लिबर्टी प्राइम अल्फा नाम के डिवाइस का। क्विंटिस यहाँ अनाउंस करता है अब वो एकता कायम करने वाला नहीं रहा, बल्कि अब वो डिस्ट्रॉयर बनने वाला है। पहली नजर में तो लिबर्टी प्राइम अल्फा सिर्फ एक पावर आर्मर जैसी लगती है, लेकिन अगर गेम्स का कॉन्टेक्स्ट याद हो तो सच कुछ और ही है। लिबर्टी प्राइम असल में एक जाइंट रोबोट होता है, मतलब 3-4 मंजिल जितना लंबा, बेसिकली पैसिफिक रिम के जैगर जैसा। ये रोबोट अमेरिकन ने चाइनीज के खिलाफ फाइट करने के लिए डेवलप किया था, लेकिन जब सब कुछ कोलैप्स हो गया तो ये पेंटागन के किसी कोने में छोड़ दिया गया, जहां वो सालों तक सड़ता रहा। बाद में कैपिटल वेस्टलैंड वाली ब्रदरहुड ऑफ स्टील ने इसे डिस्कवर किया, लेकिन वो लोग इसे प्रॉपर्ली एक्टिवेट करने में कामयाब नहीं हो पाए। इस रिवील का मतलब काफी क्लियर है, सीजन 3 में ब्रदरहुड सिविल वॉर का स्केल इनसेन होने वाला है, क्योंकि अगर लिबर्टी प्राइम अल्फा एक्टिवेट हो गया तो पावर आर्मर, सोल्जर्स या स्मॉल बैटल्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये पूरे फॉलआउट यूनिवर्स के बैलेंस को हिला देने वाली चीज है। आखिरकार डॉक्टर मेडिसन ली ने इनक्लेव के खिलाफ वॉर के टाइम लिबर्टी प्राइम को फंक्शनल बना दिया था। उसके बाद ये रोबोट कॉमनवेल्थ भेज दिया गया और वहाँ इंस्टीट्यूट के खिलाफ वॉर में यूज किया गया। जब सैन फर्नांडो के नाइट्स के हाथ लिबर्टी प्राइम लगा, जो क्विंटिस के अंडर काम कर रहे थे, तो उन्होंने उसे अपग्रेड करके लिबर्टी प्राइम अल्फा बना दिया, यानी उसका एक नया ज्यादा खतरनाक वर्जन। मतलब ये क्लियर है कि ये चीज इंसेनली ह्यूज होने वाली है, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है कि ये एग्जैक्टली क्या क्या कर सकती है। पॉसिबल सिनेरियोज काफी सारे हैं। हो सकता है क्विंटिस इसे सिर्फ धमकाने के लिए यूज करे ताकि सब उससे डरे बिना एक्चुअल डिस्ट्रक्शन के, या फिर हो सकता है कि वो फुल बेसिक मोड में चला जाए और जो भी उसके खिलाफ खड़ा हो सबको खत्म कर दे। एक बात क्लियर है, क्विंटिस का सबसे बड़ा दुश्मन मैक्सिमस है, इसलिए ये भी पॉसिबल है कि ब्रदरहुड का काम निपटाने के बाद क्विंटिस न्यू वेगस जाए सिर्फ मैक्सिमस को मारने के लिए। लेकिन डेन इतनी आसानी से ये होने नहीं देगा। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि डेन या तो क्विंटिस को पहले ही मार दे या फिर उसे पावर से हटा दे, इससे पहले कि वो मैक्सिमस तक पहुंचे। और अगर डेन सही टाइमिंग के साथ गेम खेलता है तो मैक्सिमस खुद लिबर्टी प्राइम अल्फा को लीजन के अगेंस्ट यूज कर सकता है, जिससे पूरी वॉर का बैलेंस उसके और उसके अलाइज के फेवर में चला जाएगा। चलिए कुछ और चीजों पर बात कर लेते हैं। हैंक का ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक अल्टीमेट अथॉरिटेरियन फैंटेसी को रिप्रेजेंट करता है। उसके हिसाब से अगर लोगों की इंडिविजुअलिटी ही हटा दी जाए, उनकी सोच, चॉइसेस, इमोशंस सब एक हाइव माइंड में फ्यूज कर दिए जाए, तो कन्फ्लिक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। सरफेस लेवल पर ये लॉजिक क्लीन और एफिशिएंट लगता है, लेकिन ये वही सोच दिखाता है जो फासिस्ट और टोटलिटेरियन रिजिम्स फॉलो करती हैं। ऑर्डर और पीस के नाम पर फ्री विल, आइडेंटिटी और ह्यूमन चॉइसेस का मर्डर। इसलिए लूसी का उस डिवाइस को रिफ्यूज करना सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन नहीं है, वो एक मॉरल स्टैंड है। ये कहना कि चाहे दुनिया मेसी और पेनफुल हो, फिर भी ह्यूमन डिग्निटी और फ्री विल आर्टिफिशियल फोर्स पीस से ज्यादा कीमती है। शो डियाना को सिर्फ एक विलन या साइड कैरेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करता, वो पावर के गलत फैसलों का जिंदा रिजल्ट है। सिर्फ एक बोलते हुए सिर के रूप में डियाना ये दिखाती है कि पावर के नशे में चूर होकर लिए गए फैसलों की सजा फौरन नहीं मिलती। लूसी का डियाना को मारना एक वॉयलेंट एक्ट नहीं बल्कि मर्सी किलिंग है। लूसी पावर गेन करने या इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए डियाना को जिंदा नहीं रखती, वो उसका दर्द खत्म करती है। ये मूवमेंट क्लियर करता है कि लूसी का मॉरल कंपास हैंक, हाउस या इनक्लेव जैसा नहीं है, जहाँ पावर, कंट्रोल और एफिशिएंसी सबसे ऊपर होते हैं। लूसी पावर के ऊपर कंपैशन को चूज करती है और इसी वजह से वो स्टोरी में उम्मीद का सिंबल बन जाती है। स्टेफ का रिवील एक पावरफुल मेटाफॉर है जो दिखाता है कि असली पावर कभी भी फ्रंट स्टेज पर नहीं होती। जब वॉल्स में कियोस, रिबेलियन और इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा होता है, तब स्टेफ क्वाइटली बैकग्राउंड में वेट कर रही होती है। उसका फेज 2 एक्टिवेट करना ये दिखाता है कॉर्पोरेशन, डीप स्टेट और इनक्लेव जैसे सिस्टम्स रेवोल्यूशन से नहीं डरते बल्कि उनका यूज करते हैं। लीडर्स गिर जाते हैं, आइडियोलॉजीज फेल हो जाती हैं, लेकिन जो लोग डेटा, सर्वेलियंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम करते हैं वही आखिर में जीतते हैं। यानी आम जनता सिर्फ प्यादे बनकर रह जाती है, जिन्हें सिस्टम पहले सफर करने देता है और फिर उन्हीं के कियोस से अपना नेक्स्ट मूव बिल्ड करता है।
ये बताते हुए कि फॉलआउट की दुनिया में विलन्स मर सकते हैं पर सिस्टम कभी खत्म नहीं होता। कूपर का आर्क पूरे सीजन का इमोशनल स्पाइन है क्योंकि उसका सफर एक आदमी के साथ साथ पूरे अमेरिका के कोलैप्स को मिरर करता है। शुरू में वो एक पैट्रियोटिक सोल्जर है जो देश, सिस्टम और सही चीज पर भरोसा करता है। फिर धीरे धीरे वो पावर गेम्स का सिर्फ एक प्यादा बन जाता है। उसके बाद गुल म्यूटेंट, एक जिंदा रिमाइंडर कि सिस्टम अपने हीरोज को कैसे डिस्कार्ड करता है। और आखिर में वो बस एक डैड बनकर रह जाता है जिसके लिए आइडियोलॉजी, नेशन और पॉलिटिक्स सब बेकार हो चुकी हैं। यहाँ कूपर अमेरिका के ब्रोकन प्रॉमिस को रिप्रेजेंट करता है जहाँ वॉर प्रोपेगेंडा हीरोइक लगता है, लेकिन रियलिटी में सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग उठाते हैं जो देश के नाम पर लड़ते हैं। उसका कोलोराडो जाना पावर या रिवेंज के लिए नहीं बल्कि एक आखिरी उम्मीद है, एक ऐसी जगह जहां वो फाइनली पॉलिटिक्स से अलग होकर सिर्फ अपनी फैमिली को चूज करता है। लिबर्टी प्राइम कोई नॉर्मल वेपन नहीं है बल्कि एक चलती फिरती आइडियोलॉजी है, एक जाइंट रोबोट जो एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा के साथ बना था और जो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग से काफी ऊपर ऑपरेट करता है। ये मूवमेंट दिखाता है कि जब वॉर मशीन्स आइडियोलॉजी से ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं तब मोरालिटी पूरी तरह वेस्ट हो जाती है। टेक्नोलॉजी बिना एथिक्स के सिर्फ डिस्ट्रक्शन का टूल बन जाती है। लिबर्टी प्राइम यहाँ ये मैसेज देता है कि जब इंसान अपनी जिम्मेदारियां मशीन्स के हवाले कर देता है तो फिर वॉर जीतने का मतलब होता है सब कुछ खत्म कर देना। मैक्सिमस और क्विंटस एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं और उनके जरिए शो लीडरशिप का क्लियर कंट्रास्ट दिखाता है। मैक्सिमस परफेक्ट नहीं है पर उसकी नीयत हमेशा प्रोटेक्शन और सर्वाइवल होती है। दूसरी तरफ क्विंटस कंट्रोल और डोमिनेट करना चाहता है, यानी अच्छा लीडर लोगों को प्रोटेक्ट करता है जबकि बुरा लीडर सिर्फ अपनी पावर दिखाता है, थोपता है। अगर लिबर्टी प्राइम अल्फा जैसे वेपन मैक्सिमस के हाथ आता है तो उसका मतलब ही बदल जाएगा। पूरे एपिसोड का कोर लूसी है। वो वॉर नहीं चाहती, स्लेवरी नहीं चाहती और ग्रेटर गुड के नाम पर जस्टिफाई की जाने वाली जेनोसाइड को सीधा मना कर देती है। यानी लूसी फॉलआउट यूनिवर्स में एक रेयर चीज प्रेजेंट करती है, उम्मीद विदाउट कंट्रोल। वो दुनिया को बचाने के लिए लोगों की फ्री विल छीनना जरूरी नहीं समझती और ना ही पीस के नाम पर वॉयलेंस को एक्सेप्ट करती है। लूसी का स्टैंड ये बताता है कि असली उम्मीद डोमिनेशन से नहीं बल्कि चॉइस, एम्पैथी और मॉरल करेज से आती है, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हैवी क्यों ना हो। चलिए थोड़ा सा गेम और एपिसोड के डिफरेंसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। फॉलआउट गेम में दुनिया प्लेयर के हाथ में होती है। तुम डिसाइड करते हो कि एनसीआर अच्छा है या लीजन, इनक्लेव को कैसे हैंडल करना है, और लिबर्टी प्राइम सिर्फ एक पावरफुल वेपन या प्रोपेगेंडा टूल होता है। स्टोरी का इमोशन, एक्सप्लोरेशन, सर्वाइवल और तुम्हारे चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस से आता है। जबकि शो में सब कुछ स्टोरी के कंट्रोल में है, लिबर्टी प्राइम अल्फा को ऑलमोस्ट गॉड लेवल डिस्ट्रक्शन के सिंबल की तरह दिखाया गया है। इनक्लेव को शेडो मास्टर बनाया गया है जो सब कुछ सुन रहे हैं, और हैंक का ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मॉडर्न सर्वेलियंस और फासिस्ट का मेटाफोर बन जाता है। गेम्स में कूपर जैसा कोई ट्रैजिक गुल फादर फिगर नहीं होता और इमोशनल कोर ज्यादातर एक्सप्लोरेशन और कॉन्सिक्वेंसेस से आता है। जबकि एपिसोड में लूसी और कूपर के जरिए कहानी को फ्री विल वर्सेस कंट्रोल, वॉर वर्सेस ह्यूमैनिटी, चॉइस वर्सेस सर्वाइवल जैसे फिलोसफिकल क्वेश्चन पर ले जाया जाता है। मतलब जहां गेम्स तुम्हें वेस्टलैंड में जीने देते हैं, शो तुमसे पूछता है कि जीते हुए इंसान रहना एक्चुअली क्या होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।